हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एनसीईआरटी का जो 11 चैप्टर है उसमें सेल थ्योरी को एंड एक ओवरव्यू ऑफ सेल को समझ लिया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल। आज हम मेनली प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे। कुछ बेसिक फीचर तो हमने कल समझ लिए थे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। आज हम कम्प्लीटली प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल मतलब किस में प्रेजेंट होती है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें हमें प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है। इसके अलावा आ जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। अब आजकल ना हम ब्लू ग्रीन एल्गी को एक नया नाम और देते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ये एक टाइप के बैक्टीरिया ही होते हैं। पहले इन्हें क्या किया गया था कि एल्गी में रख लिया गया था, बट फिर बाद में इनको क्लासीफाई किया गया मोनेरा के अंदर। तो ये साइनोबैक्टीरिया जो है उनमें भी प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है। देन हम बोल सकते हैं माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा हमने कल देखा था कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, तो माइकोप्लाज्मा में भी हमें प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है। और इसे हम पीपीएलओ की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसे हम क्या बोलेंगे? प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये जितने भी मैंने नाम लिखे ना, इन सभी में हमें प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगी। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम बीजीए भी बोल सकते हैं और इसे हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा तो स्मॉलेस्ट सेल है और इसे हम पीपीएलओ भी बोल सकते हैं, प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल की मतलब किस में हमें देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ना, प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल होती है, बहुत स्मॉल होती है यूकैरियोटिक सेल से। स्मॉलर इन साइज होती है, स्मॉलर इन साइज, एंड ये रैपिडली मल्टीप्लाई करती है। ये क्या करती है? रैपिडली मल्टीप्लाई करती है, यानी बहुत तेजी से अपने आप को क्या करती है? डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये हम वैसे सोच सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, वो मतलब एक यूकैरियोटिक जो सेल होती है ना, वो 20 से बोल सकते हैं हम 10 से 20 टाइम बड़ी होती है किसी प्रोकैरियोटिक सेल से। ये एक स्मॉल होगी साइज में प्रोकैरियोटिक सेल जो होगी, और ये बहुत तेजी से खुद को मल्टीप्लाई करेगी, यानी रैपिडली मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हमें ध्यान होनी चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। उसके बाद में हम देखते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की शेप को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप की हमें शेप देखने को मिल सकती है? 4 टाइप की। ये हमें गोल गोल भी देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें हम बोलेंगे कोकस। ठीक है, अगर ये हमें गोल देखने को मिलेंगे तो हम बोलेंगे कोकस। ये हमें लाइक कोमा शेप के भी देखने को मिल सकते हैं ऐसे। ये कैसी शेप होगी? कोमा शेप, तो इसे हम बोलेंगे विब्रियो। ठीक है, ये हमें ऐसे रोड शेप में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर ये रोड शेप में होंगे तो हम इसे बोलेंगे बैसिलस। और ये हमें से स्पाइरल भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर ये स्पाइरल शेप में होंगे तो हम इसे बोलेंगे स्पाइरल। ठीक है, तो 4 शेप कौन सी देखी हमने बैक्टीरिया की? अगर राउंड शेप है तो कोकस, कोमा शेप है तो विब्रियो, रोड शेप है, ये शेप कैसी है? रोड शेप। अगर रोड शेप है तो बैसिलस, एंड अगर स्पाइरल शेप है तो हमने उन्हें बोला स्पाइरल बैक्टीरिया। तो ये 4 टाइप की शेप हमें बैक्टीरिया में देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि इनकी मतलब ये स्मॉल होते हैं साइज में प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो, और ये बहुत रैपिडली अपने आप को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और हमने क्या देखा कि हमें प्रोकैरियोटिक सेल देखने मतलब किस में देखने को मिलेगी। जैसे अगर मैं एक एनिमल की बात करूँ, ह्यूमन की बात करूँ, तो ह्यूमन में तो हमें यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगी, पर प्रोकैरियोटिक सेल हमें किस में देखने को मिलेगी? जैसे हमने बोला पीपीएलओ, इसकी फुल फॉर्म हमें ध्यान रखनी है, प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एंड माइकोप्लाज्मा हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, या फिर बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, और हमने फिर शेप देखा। अब इसके बाद में हम एक प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे बैक्टीरिया की। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है, हम बेसिकली बैक्टीरिया को पढ़ें जो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? सेल एनवेलप। क्या देखने को मिलेगा? सेल एनवेलप। ये जो सेल एनवेलप है ये 3 लेयर से मिलकर बना होगा, 3 लेयर से मिलकर बना होगा। हम देखेंगे आउटर टू इनर। मतलब अगर आउटर साइड में मैं देखूँ तो सबसे पहले मुझे क्या दिखेगी? ग्लाइकोकैलिक्स। हम ये डायग्राम से भी समझेंगे, बट एक बार मैं आपको वर्बली समझा रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगी? ग्लाइकोकैलिक्स। देन उसके बाद में हमें देखने को मिलेगा सेल वॉल, और उसके बाद में हमें देखने को मिलेगा सेल मेम्ब्रेन।
जैसे मैंने बोला था ना कि जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन, वैसे इसमें भी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होगी। और हमें एक स्पेशल, हम बोल सकते हैं एक स्पेशल लेयर और देखने को मिलेगी, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो जो सेल एनवेलप होगा बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोटिक सेल का, वो कितनी लेयर से मिलकर बना होगा? 3 लेयर से मिलकर बना होगा। अगर हम आउटर टू इनर देखें तो सबसे बाहर हमें देखने को मिलेगा ग्लाइकोकैलिक्स, देन उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा सेल वॉल और उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। अब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब एक डायग्राम से समझते हैं। ये मैंने एक बैक्टीरिया का सेल बनाया, ठीक है। तो इसमें जो मैंने अंदर, और इसकी मैंने कितनी लेयर बताई आपको? 3 लेयर देखने को मिलेगी सेल एनवेलप में। तो ये मैंने 3 लेयर बना दी, ठीक है। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। सबसे आउटर मैंने क्या बताया था आपको? ग्लाइकोकैलिक्स, देन उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा सेल वॉल एंड उसके अंदर हमें देखने को मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? इन तीनों को मिला के हम बोलेंगे सेल एनवेलप। देन उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? अब ये जो सेल के अंदर फ्लूइड भरा होगा ना, ऐसे मान लो ये फ्लूइड सा बनाया मैंने एक बार इसको, ठीक है। तो इसको फ्लूइड को हम अंदर क्या भरा होगा उसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे हम उसे? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर में देखा कि सेल एनवेलप मिलेगा जिसमें 3 लेयर मिलेगी, फिर हमने देखा फ्लूइड भरा होगा उसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और फिर हम इसमें कोई न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। मैंने कल भी बताया था आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलता। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो क्रोमोसोम होता है, वो एक बड़ा सा क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है, डबल स्टैंडर्ड होगा और कैसा होगा? सर्कुलर होगा। तो ये क्या है? क्रोमोसोम है, ठीक है। और हमें ओनली एक ही क्रोमोसोम देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और ये कैसा होता है? नेक्ड होता है, मतलब कोई सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती इसके बारे में। और जिस रीजन में मिलता है ना, मतलब मान लो ये जो रीजन मैंने बनाया है, ये आसपास का ये जो रीजन है इसका, इस रीजन को हम बोल देंगे न्यूक्लियोइड। क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोइड। जिस रीजन में हमें ये क्रोमोसोम देखने को मिला है, ये हमें जो क्रोमोसोम देखने को मिले, इसके साथ साथ में हमें कुछ और भी क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे ऐसे। ये जरूरी नहीं कि हर प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और इनका नंबर भी अलग अलग हो सकता है। किसी में मान लो 2 है, किसी में 4 है। तो ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया मतलब डिफर करते हैं। अगर हमें ये देखने को मिलेंगे तो इन्हें हम बोलेंगे प्लाज्मिड। ये इस क्रोमोसोम से अलग होंगे, अलग से बाहर साइटोप्लाज्म में पड़े होंगे, इन्हें हम बोलेंगे प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड होता है ना, इसका कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ये कैसे होंगे? डबल स्टैंडर्ड दिख रहे हैं हमें क्योंकि मैंने 2 स्टैंड बनाई है, और कैसे हैं? सर्कुलर है। और ये ना जो मेन क्रोमोसोम है ना, ये तो मेन क्रोमोसोम हो गया, ये जो मैंने क्रोमोसोम बनाई ये तो मेन है। इस मेन क्रोमोसोम के अलावा मिलेंगे हमें देखने को, और इनमें ना एक प्रॉपर्टी हो सकती है एंटीबायोटिक। मतलब जब हमें कभी एंटीबायोटिक, क्या होता है ये जरूरी नहीं हो भी, मतलब प्लाज्मिड में हो भी सकती है, नहीं भी, बट हमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है प्लाज्मिड में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मान लो कई बार क्या होता है, हमें कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर गया और हमने कोई एंटीबायोटिक ली उसके अगेंस्ट, तो फिर भी क्या होता है कि वो बैक्टीरिया किल नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो प्लाज्मिड होता है ना, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोटीन होते हैं, जीन्स होते हैं, जो मतलब उस एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं होने देते बैक्टीरिया पे। ठीक है, तो हमें प्लाज्मिड भी देखने को मिल सकता है। इसकी डेफिनेशन आपको लिख के ऐसे आ सकती है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब जो मेन क्रोमोसोम है उससे बाहर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड बोलेंगे। मैं एक बार डेफिनेशन लिख देती हूँ आपको प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड को हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये क्या हो गया? हम बोल सकते हैं प्लाज्मिड की डेफिनेशन होगी, ठीक है। उसके बाद में, और इसमें क्या हो सकता है, मैंने बताया जैसे एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी। और इस प्लाज्मिड को ना हम डिटेल में पढ़ेंगे, किसमें? 12th चैप्टर में, बायोटेक्नोलॉजी वाले में। इसमें उसका बहुत क्या बोल सकते हैं हम, इस्तेमाल किया जाता है एक जीन को ट्रांसफर करने में, तो ये हम उसमें बाद में देखेंगे। अब हम चलते हैं अपनी वो स्ट्रक्चर पे जो हमने बनाई थी, इसमें हम कुछ और बातें देखते हैं। तो हमें प्लाज्मिड समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है, इतना कुछ हमने समझ लिया। इसके अलावा भी कुछ क्या प्रेजेंट होता है क्या प्रोकैरियोटिक सेल में? तो हाँ, इसके अलावा भी हमें चीज़ें देखने को मिलती है। तो मैं उसको नेक्स्ट पेज पे बना रही हूँ स्ट्रक्चर को। इतना तो हमें समझ में आ गया, और क्या चीज़ें देखने को मिलती है हमें प्रोकैरियोटिक सेल में। ये जो मैंने बनाया, मान लो ये क्या हो गया?
ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। फिर उसके अंदर मैंने क्या बना दी, सेल वॉल बना दी। फिर मैंने क्या बना दिया, सेल मेम्ब्रेन बना दिया। और यहाँ पे वो क्रोमोसोम पड़ा होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो मेन क्रोमोसोम है, ये कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पड़े हुए प्लाज्मिड के। ये जो इतनी स्ट्रक्चर मैंने बनाई आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे ना हमें ऐसे कुछ करके सेल वॉल्स ऐसे निकल, मान लो यहाँ पे ही तो मैंने बनाया है फ्लैजिला। क्या देखने को मिल सकता है हमें, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या करता है, बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में, ठीक है। और ये जो फ्लैजिला है ना वो सभी में प्रेजेंट नहीं होगा, किस में प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी। अगर फ्लैजिला, मैं लिखूं फ्लैजिला प्रेजेंट है तो हम बैक्टीरिया को बोलेंगे मोटाइल, ठीक है, ये आई लिखा है। और अगर एब्सेंट है फ्लैजिला, एब्सेंट, तो बैक्टीरिया कैसा होगा, नॉन मोटाइल। मतलब बेसिकली ये बैक्टीरिया को चलने में हेल्प करती है जो फ्लैजिला होती है, ठीक है। और मैं फ्लैजिला की अलग से स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको, तो एक ये जो फ्लैजिला होती है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं। ये तो क्या आ जाएगा, फिलामेंट, जो सबसे लंबा वाला पार्ट होता है, फिलामेंट। देन उसके बाद में हम क्या बोल सकते हैं, ये आ जाएगा हुक, ठीक है। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, इसे हम बोल सकते हैं बेस बॉडी, क्या आ जाएगी, बेस बॉडी। तो ये मैंने स्ट्रक्चर आपको फ्लैजिला की अलग से बना के बताई है कि जो सबसे लंबा पार्ट होगा वो होगा फिलामेंट, और जो ये हुक जैसी स्ट्रक्चर मिलेगी उसे हम हुक बोलेंगे, एंड जो यहाँ से ये फ्लैजिला निकलेगा उसे हम बोलेंगे बेस बॉडी, ठीक है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट फ्लैजिला का यही होता है, और ये मूवमेंट में हेल्प करती है फ्लैजिला। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो हमने बैक्टीरिया को बोला मोटाइल, अगर नहीं है तो उसे हम बोलेंगे नॉन मोटाइल, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम उस डायग्राम पे चलें, कहाँ गया हमारा डायग्राम, ये रहा। तो ये फ्लैजिला हो गया। क्या इसके अलावा कुछ और चीज़ भी देखने को मिलती है बैक्टीरिया में, तो हमें और भी ध्यान रखना है, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। या फिर हमें क्या देखने को मिल सकता है, फिम्बरी, जैसे मैंने क्या बनाया है, फिम्बरी बनाई है। और हमें देखने को मिल सकती है, ऐसे मान लो कोई एक स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, इसे बोलेंगे हम पिल्लाई, ठीक है। तो ये क्या हेल्प करती है, अब हम देखते हैं। एक तो मैंने बताया आपको फिम्बरी, एक मैंने बताया आपको पिल्लाई। तो जो फिम्बरी होती है ना, बैक्टीरिया को होस्ट सेल से क्या करती है, होस्ट, जो बैक्टीरिया को क्या करती है, होस्ट सेल से एडहेसिव करवाती है, यानी उसको क्या करती है, उसको चिपकाती है होस्ट सेल से। मान लो बैक्टीरिया को कुछ होस्ट सेल से अगर उसको अटैच करना है तो ये अटैचमेंट में हेल्प करती है होस्ट सेल से। और जो पिलाई होती है, ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबुलर होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है एक। और ये ना एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं पेलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, पेलिन। और इनका मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं होता, ये फिम्बरी भी और पिलाई भी नो हेल्प इन मूवमेंट, यानी मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करती। मूवमेंट में हेल्प कौन कर रहा था, फ्लैजिला। तो ये जो है वो किसी मतलब होस्ट सेल से चिपकाने में हेल्प करेगी फिम्बरी। और जो पिलाई है वो एक स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और ट्यूबुलर होती है, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ देखते हैं। देखो जैसे मैंने क्या बनाया था, ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल को ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। देन उसके अंदर आ गया सेल वॉल, ये मैंने क्या बनाया था, सेल मेम्ब्रेन बनाया था, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं कहीं पे ऐसे अंदर फोल्ड हो जाती है, ये क्या सेल मेम्ब्रेन है, सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी ना हमें। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, कई बार अंदर फोल्ड हो जाती है, और इस फोल्ड को हम बोलेंगे मीजोसोम। क्या बोलेंगे, मीजोसोम। और यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड, वो हमारा सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। और ऐसे प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होंगे, वो मैं बना नहीं रही, आप समझ जाना। तो ये जो मीजोसोम होते हैं ना, किस में हेल्प करते हैं, ये एनालोगस स्ट्रक्चर होती है। ये जो मीजोसोम होते हैं ना, वो हम बोल सकते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर होगी, एनालोगस स्ट्रक्चर होगी किसके, जो हमारी यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं उसके। तो अब आपको पता होना माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आपको पता हो तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो यूकैरियोट में किस में हेल्प करता है, रेस्पायरेशन में,
ठीक है, यहाँ पे क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, ETS चलता है। तो ये प्रोसेस कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है ना। तो वैसे ही अब बैक्टीरिया में हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो मीजोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल को क्या करता है, हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो हम देखें तो मीजोसोम के बहुत सारे फंक्शन है। मीजोसोम ये किस किस में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, और किस में हेल्प करेगा, ये क्या कर देगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा। मान लो एक तो मेम्ब्रेन ऐसी है और एक वो अंदर फोल्ड हो गई, तो इसका सरफेस एरिया कितना, इसका इतना सारा सरफेस इंक्रीज हो गया, तो ये सरफेस एरिया में भी इसको इंक्रीज करता है। और ये क्या करता है, DNA रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। और किसमें, ये बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं ना उनको भी सिक्रीट करता है, एंजाइम सिक्रीशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे काम होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, सॉरी मीजोसोम के। जो मीजोसोम है वो सेल मेम्ब्रेन का ही हम बोल सकते हैं कि एक फोल्डेड पार्ट होता है जो वो सॉरी प्रोकैरियोट में बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और बातें देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड। जो मैंने आपको बताया था ना, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स कैसा पार्ट है, ग्लाइकोकैलिक्स। ये मान लो मैंने बैक्टीरिया सेल बनाई, तो मैंने सिर्फ ये बाहर वाला पार्ट बनाया, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है ना वो स्मूथ भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, स्मूथ। अगर वो स्मूथ होगी तो उसे हम बोलेंगे स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। और ये कैसी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, हार्ड। अगर हार्ड होगी तो इसे हम बोलेंगे कैप्सूल। क्या बोलेंगे, कैप्सूल। तो हमें जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो दो मतलब डिफरेंट टाइप में देखने को मिल सकती है बैक्टीरिया में। स्मूथ में भी देखने को मिल सकती है और हार्ड भी देखने को मिल सकती है। अगर स्मूथ होगी तो हम उसे बोलेंगे स्लाइम लेयर, और अगर हार्ड होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। देन इसके अंदर हमने क्या बनाई थी, सेल वॉल बनाई थी। सेल वॉल क्या करती है, बैक्टीरिया को एक शेप प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है, शेप प्रोवाइड कराती है, जिससे कि बैक्टीरिया की एक प्रॉपर शेप बनी रहे। जैसे हमने पढ़ा था ना, विब्री हो सकता है, बैसिलस हो सकता है, उसी टाइप में क्या करती है, ये शेप प्रोवाइड करवाती है बैक्टीरिया को, कि मतलब ये बैक्टीरिया एक प्रॉपर शेप में बना रहे और इसको बर्स्ट होने से भी बचाती है। मतलब वो कि कोई मान लो कहीं पे बैक्टीरिया चला गया तो वो बर्स्ट ना हो, तो मतलब इसको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करवाती है जो सेल वॉल होती है वो। ठीक है, अब हमें एक बात और पढ़नी है कि बैक्टीरिया को ना हम, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो बैक्टीरिया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव। ग्राम एक साइंटिस्ट था, उसने एक टेक्निक बनाई थी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो जो ग्राम पॉजिटिव आ जाएगा और क्या आ जाएगा, ग्राम नेगेटिव। तो जो ग्राम डाई से स्टेन होंगे उन्हें तो हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, और जो स्टेन नहीं होंगे ग्राम डाई से उन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है बैक्टीरिया से रिलेटेड। और एक बात हम बोल सकते हैं कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो मोर डेंजरस होते हैं। मतलब जो ज़्यादा बीमारी कोज करते हैं ना वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही करते हैं, मोर डेंजरस। स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक है, क्या जाएगा, ये मोर डेंजरस होते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट सब प्रोकैरियोटिक सेल को कंप्लीट कर लिया कि हमने क्या देखा कि सेल एनवेलोप में कौन कौन सी लेयर होगी, न्यूक्लियोइड मिलेगा, प्लाज्मिड देखने को मिलेगा, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो हमें फ्लैजिला देखने को मिलेगी, और फिम्बरी और बिलाई भी देखने को मिल सकती है हमें बैक्टीरिया में, बट वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करती। ठीक है, फिर हमने एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट मीजोसोम को देखा। जो मीजोसोम है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, और क्या करेगा, हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, सिक्रीशन में हेल्प करेगा। तो ये कुछ मेन फंक्शन थे किसके, मीजोसोम के। देन हम एक स्ट्रक्चर और बोल सकते हैं, कुछ हमें बैक्टीरिया में देखने को मिल जाता है, वो क्या होगा, क्रोमेटोफोर। क्या होगा, क्रोमेटोफोर। अब आप बोलोगे मैम ये क्रोमेटोफोर क्या होता है। जो क्रोमेटोफोर होता है ना, ये मानो मैंने क्या बनाई, ये सेल मेम्ब्रेन बनाई है, सेल मेम्ब्रेन ग्लाइको। तो जैसे जो मीजोसोम था सेल मेम्ब्रेन को अंदर फोल्ड किया, वैसे ही क्या होता है, क्रोमेटोफोर होता है। और इसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, पिगमेंट देखने को मिलते हैं। पिगमेंट किस में हेल्प करेंगे, फोटोसिंथेसिस में। जैसे हम बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट करता है ना यूकैरियोटिक सेल में, वैसे ही इसमें क्रोमेटोफोर होंगे जो फोटोसिंथेसिस में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और ये कौन से बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा हमें, हम बोल सकते हैं जो ब्लू ग्रीन
ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया देखे थे ना हमें, उनमें ही देखने को मिलेगा क्या, क्रोमेटोफोर। तो ये हमने क्रोमेटोफोर को देखा क्या होता है। तो हमने बेसिकली जितनी हमने ये जो पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल को, इसको हम एनसीईआरटी से रीड करते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ इसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, mycoplasma and PPLO, pleuropneumonia like organisms. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. मतलब ये eukaryotic cells से ज़्यादा rapidly multiply कर सकते हैं. They may vary greatly in shape and size. The four basic shapes of bacteria are bacillus, coccus, spherical, vibrio and spirillum. अगर जो कोकस होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा यानी ऐसे गोल होगा, विब्रियो कैसा होगा, कोमा शेप होगा, और स्पाइरलम कैसा होगा, स्पाइरल होगा, और रोड शेप कहाँ गया इसमें, और ये बैसिलस कैसा होगा, रोड शेप होगा। ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स इज फंडामेंटली सिमिलर even though prokaryotic exhibit a wide variety of shapes and function. All next देखते हैं, all prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except mycoplasma. मतलब mycoplasma में भी cell wall देखने को नहीं मिलेगी. The fluid matrix filling the cells is the cytoplasm. There is non well-defined nucleus. Well-defined nucleus नहीं होगा. The genetic material is basically naked, not enveloped by a nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, the single chromosome circular DNA may bacteria have small circular outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmids. इनको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड बोलेंगे. The plasmid DNA confers certain unique phenotype characters to such bacteria. One such bacteria is resistance to antibiotics. In higher classes, you will learn that the plasmid DNA is used to monitor bacterial ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए. ये मैंने बोला था ना, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट. नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स. मैंने कल भी बताया था आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमें क्या देखने को मिलेगा, राइबोसोम देखने को मिलेगा. और आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि देखो जो एक यूकैरियोटिक सेल का साइज हमें ना 10 से 20 माइक्रोमीटर बताया हुआ है. कितना बताया, 10 से 20. और वहीं हम एक देखें बैक्टीरिया का साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर. तो मतलब 10 से 20 गुना बड़ा हो गया यूकैरियोटिक सेल जो है. तो मतलब ये साइज में क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो बहुत स्मॉलर होते हैं. देन उसके बाद में हम देखते हैं आगे, इसमें हमें राइबोसोम देखने को मिलेगा और कोई सेल ऑर्गेनल देखने को नहीं मिलेगा. देन उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, Prokaryotes have something unique in the form of inclusion. A spherical differentiated from the cell membrane called mesosome. The characteristics of prokaryote, ये सिर्फ हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगे, यूकैरियोट में नहीं देखने को मिलेंगे. They are essential in folding of cell membrane. ये किसकी फोल्डिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन की. अब हम देखेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. क्या लिखा हुआ है, Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound 3-layered structure. कितनी लेयर स्ट्रक्चर है, 3-layer structure है. The outermost glycocalyx, followed by the cell wall, and then the plasma membrane. Although each layer of the envelope performs distinct function, they act together as a single protective unit. ये क्या करते हैं, सेल को प्रोटेक्ट करते हैं. Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of the differences of the cell envelope and the manner which they respond to the staining procedure developed by Gram. ये ग्राम साइंटिस्ट था, उसने डेवलप किया था. Those that take up the Gram stain are Gram positive and the others they do not are called Gram negative bacteria. उसके बाद में क्या आ जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स differs in composition and thickness among different bacteria. मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया में हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है.
If could be a loose sheath are called slime layer. In some, while in another it may be thick and tough are called the capsule. The cell wall determines the shape of cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting and collapsing. मैंने बताया था नहीं, बर्स्ट होने से और कोलैप्स होने से क्या करेगी, सेल वॉल जो है बैक्टीरियल सेल को बचाएगी. उसके आगे हम देखते हैं. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल. हाँ, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो नेचर में कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड. क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे होगी तो ये आउटसाइड वर्ल्ड से क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी. दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोट्स. ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसकी स्ट्रक्चर जो होगी ना यूकैरियोट के सिमिलर होगी. और यूकैरियोट्स में हमें कैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, ये हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे. सिंगर एंड निकोलसन ने जो मॉडल दिया था वो. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फोल्ड होकर क्या बना लिया था, मेसोसोम बना लिया था ना, वही बोल रही है. These extensions are in the form of vesicle, tubules and lamellae. हाँ, ये आप ध्यान रख सकते हो कि जो फोल्ड होते हैं ना, ऐसे ट्यूब्यूल्स की शेप में भी हो सकते हैं, ऐसे गोल गोल वेसिकल्स की शेप में भी हो सकते हैं, और ये ऐसे जो मैंने बनाई है लेमिला की शेप में भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप की हमें शेप देखने को मिल सकती है मेसोसोम की, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमिला. देन उसके बाद में आ जाएगा दे हेल्प इन सेल वॉल. मतलब अब हमें बता रहा है कि मेसोसोम किस में हेल्प करते हैं. तो हमने देखा था किस में हेल्प करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल वॉल के फॉर्मेशन में. ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स. ये डीएनए को रेप्लिकेट भी करवाएगा, और डॉटर सेल, मान लो ये एक बैक्टीरिया है, उससे 2 बैक्टीरिया बन गए, नए डॉटर सेल बन गए. तो ये जो हमने बनाया था ना यहाँ पे, जो ये क्रोमोसोम, इसका इसमें और इस दोनों में क्या करेगा, ट्रांसफर करवाएगा ये. तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा. दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस स्ट्रक्चर है. सिक्रेशन प्रोसेसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट. मैंने बोला था यहाँ पे एंजाइम्स भी होते हैं. इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया. तो वही बात, दे आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कोल्ड क्रोमेटोफोर. इसमें क्या मिलेंगे, हमें पिगमेंट मिलेंगे जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे. विच कंटेन्स पिगमेंट, ये क्या कंटेन करेंगे, पिगमेंट कंटेन करेंगे. अब हम आगे और देखते हैं. बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल. जो बैक्टीरियल सेल है वो मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल. मोटाइल होगी तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे. ठीक है, इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला. बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला. ठीक है, मतलब इनमें ना वेरिएशन देखने को मिल सकती है. मान लो एक बैक्टीरिया है तो उसमें एक ही फ्लैजिला देखने को मिल सकता है. हो सकता है कि एक बैक्टीरिया है उसमें हमें बहुत सारे फ्लैजिला देखने को मिल जाएं. तो ये अरेंजमेंट में और नंबर में क्या करते हैं, वेरिएशन शो करते हैं जो फ्लैजिला होते हैं वो. बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स. कौन कौन से 3 पार्ट हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड. मतलब ये आउटसाइड सेल सरफेस से क्या करेगा, आगे प्रोजेक्ट करेगा. ठीक है, अब और हम देखते हैं. बिसाइड्स फ्लैजिला, मतलब फ्लैजिला के अलावा, पिलाई एंड फिम्बरी आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले ए रोल इन मोर्टेलिटी. ये प्रेजेंट तो होंगे फिम्बरी एंड पिलाई, पर ये मोर्टेलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे. ठीक है, हमने पढ़ा था जो फिम्बरी है तो वो क्या करवाता है, अटैचमेंट करवाता है. तो हमें ध्यान रखना है कि फिम्बरी किस में हेल्प करता है, अटैचमेंट में. अब ये लाइन रहेगी एक बीच में हमारी. द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन. और मैंने नाम भी बताया था कौन सी प्रोटीन आएगी, पिलीन. यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा नहीं हो, आप मेंशन कर सकते हो कौन सी प्रोटीन आएगी, पिलीन प्रोटीन. द फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिसल्स लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग out of the cell. In some bacteria, they are known to help in some bacteria they are known to help
अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्टीम एंड ऑल्सो द होस्ट टिश्यूज। होस्ट टिश्यू से और रॉक वगैरह से क्या करेंगे, चिपकाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया प्रोकैरियोटिक सेल की पूरी स्ट्रक्चर। अब उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, राइबोसोम रह गया एक तो प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड इंक्लूजन बॉडी। अब ये क्या होती है, अब हम देखते हैं राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी को, ये क्या चीज़ होती है। देखो मैंने बताया था कि आपको जो राइबोसोम होंगे ना, हमें प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलेंगे एंड यूकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलेंगे। अब देखो राइबोसोम, जो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें राइबोसोम देखने को मिलेगा वो 70S होगा, और जो यूकैरियोटिक सेल में देख, ये किसमें, प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट। ठीक है, ये किसमें है, प्रोकैरियोट में। और जो यूकैरियोट में हमें देखने को मिलेगा ना, वो कितना होगा, 80S होगा। बट हम यहाँ पे बात किसकी करें, प्रोकैरियोट की, तो पहले इसको देखते हैं। जो प्रोकैरियोट में हमें राइबोसोम देखने को मिलेगा वो 70S होगा, और ये 2 यूनिट से मिलकर बना होगा, 50S और 30S। इनको ना ऐड मत कर देना कि 50 और 30 तो मैम 80 होता है, तो इनको ऐड नहीं करना। ये जो S है ना, वो एक स्वेडबर्ग यूनिट है, ये मतलब बोल सकते हैं इसकी डेंसिटी को शो करते हैं। ठीक है, तो 70S की 2 यूनिट कौन सी हो जाएगी, 50S एंड 30S। और ये 70S हमें किस में देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट में देखने को। जो राइबोसोम होता है ना, बड़ी सब यूनिट को तो हम दिखाएंगे ऐसे, और इसकी छोटी सब यूनिट को दिखाएंगे ऐसे। ये थोड़ी छोटी बनानी चाहिए थी मुझे, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये छोटी सब यूनिट होगी, और ये कैसी है, थोड़ी इसको बड़ी बनानी, तो ये लार्ज होगी। ये आप हो गए मैम क्या बना रहे हो आप। ठीक है, तो ये क्या होगी, लार्ज यूनिट होगी। ये तो कौन सी हो जाएगी, 50S हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, 30S हो जाएगी। ठीक है, तो राइबोसोम ना कुछ इस शेप का होता है, इसकी 2 सब यूनिट देखने को मिलती है हमें, 50S एंड 30S। ठीक है, और हमें इसका साइज भी ध्यान रखना है कि राइबोसोम का साइज कितना होता है। ये 15 to 20 नैनोमीटर का होता है। कितने नैनोमीटर का होता है, ये नैनोमीटर लिखा है मैंने, 15 to 20 नैनोमीटर का। नैनोमीटर को किससे शो करते हैं, NM से ना, तो ये 15 to 20 नैनोमीटर का होता है जो राइबोसोम होता है वो। ठीक है, तो ये राइबोसोम हमें देखने को मिलेगा प्रोकैरियोट में। और ये कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस, मतलब इस पर कोई भी मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी हमें। इसीलिए तो ये प्रोकैरियोट में देखने को मिलता है हमें, क्योंकि प्रोकैरियोट में हमें पता है कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता। बट राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो इसलिए क्या होगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, और इसकी 2 सब यूनिट होगी, 50S एंड 30S। अब ना ये प्रोकैरियोट में क्या करता है कि मान लो मैंने क्या किया, ये मैं बैक्टीरियल सेल बना रही हूँ, तो ये क्या हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। उसके अंदर क्या आ गई, सेल वॉल, और उसके अंदर क्या आ गई, सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, डबल स्टैंडर्ड नेक्ड क्रोमोसोम। तो हमें पता है, हमें क्या ध्यान रखना है, डीएनए से जब आरएनए बनेगा उसे तो हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। एंड जब आरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये डीएनए है, डीएनए से मान लो यहाँ पे क्या बन गया, ये एमआरएनए बन गया। क्या बना दिया मैंने, ये एमआरएनए। और जब एमआरएनए से हम क्या बनाएंगे, आगे एमआरएनए से बनाएंगे हम प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए क्या होता है, हमें राइबोसोम चाहिए, तो ये मैंने क्या अटैच कर दिए, राइबोसोम अटैच कर दिए यहाँ पे। एक एमआरएनए से ना यहाँ पे क्या हो सकते हैं, मैनी राइबोसोम अटैच हो सकते हैं। मैनी राइबोसोम यानी बहुत सारे राइबोसोम। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई ना, मैं इसको आगे बना के दिखा रही हूँ। मान लो ये एमआरएनए, ये क्या एमआरएनए, और इस एमआरएनए से मैंने बहुत सारी राइबोसोम क्या करती है, प्रोकैरियोट में अटैच करती है, मतलब अटैच हो जाते हैं। जैसे मैं डायग्राम में जैसे मैंने दिखाया आपको, तो ये क्या है, राइबोसोम है सारे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, हम इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे पॉलीराइबोसोम। मतलब यहाँ पे एमआरएनए को नहीं बोलेंगे, आप गलत समझ लो कहीं। ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी है, एमआरएनए के साथ में क्या अटैच होगी, राइबोसोम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम, क्योंकि इसमें बहुत सारे राइबोसोम है। पॉलीराइबोसोम बोलेंगे, या फिर हम इसे बोलेंगे पॉलीसोम, पॉलीसोम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है कि वन आरएनए एंड मैनी
राइबोसोम जो मिलते हैं हमें प्रोकैरियोट में, उसे हम बोलते हैं क्या, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये कंडीशन हमें सिर्फ प्रोकैरियोट में देखने को मिलती है, यूकैरियोट में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो एक तो हमें राइबोसोम से रिलेटेड ये बात ध्यान रखनी है। एक हमें और चीज़ पढ़नी है प्रोकैरियोटिक सेल में, इंक्लूजन बॉडी। क्या टॉपिक पढ़ना है हमें, इंक्लूजन बॉडी। अब ये क्या होती है, ये मैंने बनाया एक प्रोकैरियोटिक सेल। अब आपको याद होनी चाहिए, लेयर पहले ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके अंदर सेल वॉल, देन उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, मान लो इसके ना प्रोकैरियोट के पास में फॉस्फेट पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, फॉस्फेट यहाँ पे इकट्ठा कर लेगा, एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है। ग्लाइकोजन होता है इसका वो स्टोरेज फूड, जैसे हमारा ग्लाइकोजन होता है ना, हम स्टोर करते हैं फूड को, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है ह्यूमन। वैसे ही इसका जो स्टोरेज फूड होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। अब ग्लाइकोजन दिख गया तो इसको इसने यहाँ पे ग्लाइकोजन को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे फॉस्फेट को कर लिया। ऐसे ही वो एक चीज़ और भी कर सकता है, इसे हम बोलेंगे साइनोफाइसिन। क्या बोलेंगे, साइनोफाइसिन। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं, इनको ना ये अपने एक्स्ट्रा जो अमाउंट में फॉस्फेट, ग्लाइकोजन या साइनोफाइसिन होती है ना, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। इन बॉडीज़ को ही हम क्या बोलेंगे, इंक्लूजन बॉडीज़ बोलेंगे। ये कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बस इसने ऐसे यहाँ पे इन ग्रेन्यूल्स को इकट्ठा कर लिया। अब ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल तो हमें प्रोकैरियोट में देखने को नहीं मिलता, बस ये ऐसे साइटोप्लाज्म में पड़े रहेंगे एक पास, एक साइड में इकट्ठे हुए से। इनको हम बोल देंगे इंक्लूजन बॉडीज़। ठीक है, तो इतना हमें पढ़ना था। अब एक बात और हम देख लेते हैं, एक हमें प्रोकैरियोट में देखने को मिल सकती है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल ये क्या होती है, गैस वैक्यूल हमें किस में मिलेगी, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, कौन कौन से, ब्लू ग्रीन, पर्पल, ठीक है, और ग्रीन। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये एग्जाम्पल याद रखने किस में मिलती है हमें, बस इसमें और कुछ ध्यान नहीं रखना। ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हमें क्या देखने को मिलेगी, गैस वैक्यूल भी देखने को मिल सकती है। तो ये क्या होती है, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट होती है। अब हम जो एनसीईआरटी का हमारा पैराग्राफ रह गया था ना, वो रीड कर लेते हैं कि हमें समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अब ये देखो, यूकैरियोटिक सेल तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। इन प्रोकैरियोट्स ribosomes are associated with plasma membrane of the cell. They are about 15 nanometer to 20 nanometer in size and are made up of two subunits. मैंने बताई थी ना यूनिट्स कैसी होगी, एक बड़ी होगी उसे 50s बोलेंगे और जो छोटी होगी उसे क्या बोलेंगे, 30s। सबयूनिट्स कौन सी, 50s एंड 30s यूनिट्स, विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 30s। दोनों मिला के क्या बनाएगी, 30s बनाएगी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, ये मतलब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स बनाएगी। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए। ये एक एमआरएनए है, इस पे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे आरएनए क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स। ये मैंने बोला था कि क्या करेंगे, ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे एमआरएनए से प्रोटीन बनाने में। अब हमारा टॉपिक आ गया कि इंक्लूजन बॉडीज। रिजर्व मटेरियल मतलब जो एक्स्ट्रा में मटेरियल होता है, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। दीज आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होगी। एंड लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म, ऐसे मतलब ग्रेन्यूल से इकट्ठे होंगे, साइटोप्लाज्म में पड़े रहेंगे। एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल किस में दिखेगी हमें, ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखेंगे कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया। मैं एक बार से कंपाइल कर रही हूँ फटाफट से। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा सेल एनवेलप को, 3 लेयर होगी, ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। फिर हमने देखा कि जो रीजन होगा उसे न्यूक्लियोइड बोलेंगे, जहाँ पे क्रोमोसोम मिलेगा। फिर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी मिल सकते हैं हमें, जिन्हें प्लाज्मिड बोलेंगे। सेल मेम्ब्रेन फोल्ड के मीजोसोम भी बना सकती है, क्रोमेटोफोर भी बना सकती है। मीजोसोम तो रेस्पायरेशन में हेल्प करेगा, और भी बहुत सारे फंक्शन है उसके, और वो एनालॉगस स्ट्रक्चर है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। और जो क्रोमेटोफोर है उसमें हमें क्या मिलेंगे, पिगमेंट मिलेंगे, और जो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। और जो राइबोसोम मिलेगा हमें प्रोकैरियोटिक सेल में, वो 70s होगा, 2 सब यूनिट होगी, 50s एंड 30s। और वो एक एमआरएनए पे अगर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाएंगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या,
पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। और हमें कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ भी देखने को मिल सकती है इसमें साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया के, जैसे फॉस्फेट हो गया, साइनोफाइसिन हो गया, और क्या हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। और हमें एक स्ट्रक्चर पड़ी थी, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसमें हमें देखने को क्या मिलेगा, फ्लैजिला, उसके 3 पार्ट होंगे, हुक आ जाएगा, सॉरी सबसे पहले बेसल बॉडी, फिर हुक और फिर फिलामेंट। जो फिलामेंट है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होगा। और हमने 2 स्ट्रक्चर पड़ी थी जो हेल्प नहीं करती किसमें, वो हेल्प नहीं करती मूवमेंट में, जैसे फिम्ब्री एंड पिलाई। फिम्ब्री क्या करती है, किसी होस्ट टू सरफेस से चिपकने में क्या करती है, बैक्टीरिया की हेल्प करती है। ठीक है, तो इतना हमने प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।